नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं गर्भधारण का मुहूर्त कैसे निकाला जाता है। गर्भधारण के पहले और गर्भधारण के बाद कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखता हो तो उसके लिए कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। वैसे ही अगर कोई कन्या रत्न चाहता हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए। और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेगनेंसी रह जाने के बाद बच्चे को और तेजस्वी बनाना हो तो उसके लिए कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसका होने वाला बच्चा बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी हो, शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी हो, दिखने में सुंदर, आकर्षक, प्रभावशाली हो, धार्मिक, आध्यात्मिक और ज्ञानी हो, तो उसके लिए ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताई गई है। अगर इन चीजों को फॉलो किया जाए तो बच्चा बड़ा तेजस्वी और प्रभावशाली होता है। तो आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र क्या क्या बताता है। सबसे पहले तिथि के बारे में जानेंगे। गर्भधारण के लिए शुक्ल पक्ष अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष अष्टमी का समय सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। क्यों? क्योंकि शुक्ल पक्ष अष्टमी से लेके कृष्ण पक्ष अष्टमी तक चंद्र बहुत ही शक्तिशाली होता है, चंद्र बहुत ही बलवान होता है। और अगर इन दिनों के अंदर अगर गर्भ धारण किया जाए तो बच्चा मानसिक दृष्टि से बड़ा तेजस्वी होता है। उसके बाद आते हैं वार। गर्भ धारण के लिए कौन से वार को सबसे अच्छा माना गया है। तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर 4 ग्रहों को नैसर्गिक दृष्टि से शुभ माना गया है। और वो 4 ग्रह कौन से हैं? तो चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र, इन 4 ग्रहों को सौम्य ग्रह और नैसर्गिक दृष्टि से शुभ ग्रह माना गया है। तो गर्भ धारण करने के लिए सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है। हो सके तो मंगलवार और शनिवार के दिन गलती से भी गर्भ धारण के लिए प्रयत्न न करें। अभी हम लोग जानेंगे कि गर्भ धारण के लिए कौन से नक्षत्र को सबसे ज्यादा उत्तम माना गया है, सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है। तो सुनिए, गर्भ धारण के लिए रोहिणी नक्षत्र, मृगशीर्ष, पुनर्वसु, पुष्य, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, शतभिषा और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, इन नक्षत्र को गर्भ धारण के लिए सर्वोत्तम माना गया है, सबसे उत्तम माना गया है। तो फिर कौन से नक्षत्र में गर्भ धारण के बारे में नहीं सोचना चाहिए? तो सुनिए, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक आश्लेषा नक्षत्र, मघा नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, मूल नक्षत्र, उसके बाद अश्विनी नक्षत्र और रेवती नक्षत्र, 6 नक्षत्र के मैंने नाम लिए। आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, अश्विनी, रेवती ये 6 नक्षत्र के अंदर गर्भ धारण का विचार गलती से भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में इन नक्षत्र को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। अगर इन नक्षत्र के अंदर किसका जन्म भी होता है तो उसके लिए शांति पूजा करने को कहा जाता है। इसीलिए आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, अश्विनी, रेवती, इन नक्षत्र के अंदर गर्भ धारण के बारे में विचार नहीं करना चाहिए। अभी हम जाते हैं कुंडली के अंदर। कुंडली को कैसे देखा जाता है तो वो भी सुनिए। गर्भ धारण के लिए सबसे अच्छी बात कुंडली में देखी जाती है कि पुरुष और स्त्री की कुंडली के अंदर चंद्र का बल अच्छा होना चाहिए। अभी आप कहोगे चंद्र का बल अच्छा यानी क्या? तो सुनिए, पुरुष और स्त्री की कुंडली के अंदर चंद्र 6वें, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। चंद्र शनि, राहु, केतु जैसे पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं होना चाहिए। ये बातें हो रही है गोचर की। फिर से कहूंगा, पुरुष और स्त्री की कुंडली के अंदर गोचर के अंदर चंद्र 6वें, 8वें, 12वें भाव में नहीं होना चाहिए। गोचर में चंद्र पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या होना चाहिए?
पुरुष और स्त्री की कुंडली के अंदर चंद्र अगर स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च का हो, केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, गुरु से दृष्ट हो, कोई राजयोग निर्माण करता हो, तो उस समय गर्भ धारण के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है। उसके बाद हम और डीप जाएंगे कि पुरुष और स्त्री की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति ग्रह बलवान होकर केंद्र त्रिकोण भाव में बैठा होना चाहिए। फिर से कहूंगा, पुरुष और स्त्री की कुंडली में पंचम भाव के अंदर जो भी राशि हो, उस राशि का स्वामी स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो गर्भ धारण के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं कि पंचम स्थान के अंदर धनु राशि आ गई और धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु है। अगर मान लो ये गुरु केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो अच्छा माना जाएगा। उसी प्रकार मैं फिर से कहूंगा कि पुरुष और स्त्री की कुंडली के अंदर पंचमाधिपति जो भी ग्रह हो वो स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का हो तो अच्छा माना जाएगा। केंद्र त्रिकोण में बैठा हो तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अगर वो कोई राजयोग निर्माण करता है तो और भी अच्छा माना जाएगा। तो उस समय गर्भ धारण के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है। और एक स्टेप अंदर जाते हैं। पुरुष और स्त्री की कुंडली के अंदर लग्न भाव और पंचम भाव के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो बहुत अच्छा माना गया है। पुरुष और स्त्री की कुंडली में लग्न भाव और पंचम भाव के ऊपर अगर सूर्य, मंगल, गुरु, शुक्र जैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो गर्भ धारण के लिए सबसे अच्छा समय माना गया है। और अगर जो पुरुष और स्त्री की कुंडली के अंदर लग्न भाव और पंचम भाव के अंदर कोई खराब योग निर्माण होता हो, जैसे कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, जड़त्व योग, चांडाल योग, लंपट योग, श्रापित योग, तो वो समय को बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। लग्नेश और पंचमेश अगर केंद्र त्रिकोण में हो, स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होते हो तो गर्भ धारण के लिए सबसे अच्छा माना गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि जो लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हो, जिनको ऐसा लगता हो कि मेरे घर पे बेटा हो, तो उनको प्रेगनेंसी के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो सुनिए, जब स्त्री एमसी में आती है, जब स्त्री रजस्वला में आती है, उस दिन से लेके 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और उसके बाद 8वें, 10वें, 12वें, 14वें, 16वें, 18वें दिन अगर जो पति पत्नी संबंध करे तो उनके घर पे पुत्र प्राप्ति होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। फिर से कहूंगा, स्त्री का जब एमसी शुरू होता है, जिस दिन वो रजस्वला होती है, उस दिन से 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। और फिर 8वें, 10वें, 12वें, 14वें, 16वें, 18वें दिन अगर जो पति पत्नी संबंध बनाए तो पुत्र संतति होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई ऐसा चाहता हो कि मेरे घर पे कन्या रत्न का जन्म हो, तो कन्या रत्न के लिए क्या करना चाहिए तो भी सुनिए। जब स्त्री को एमसी आती है, जब स्त्री रजस्वला में आती है, उस दिन से 6 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। और 6 दिन के बाद 7वें, 9वें, 11वें, 13वें, 15वें और 17वें दिन अगर पति पत्नी संबंध करे तो कन्या रत्न होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ये नियम काफी इफेक्टिव है, काफी कारगर है और काफी किताबों के अंदर ये नियम को लिखा गया है कि स्त्री की एमसी आने के बाद जो बेकी संख्या के दिन आते हैं, यानी 8वां, 10वां, 12वां, 14वां, 16वां, 18वां दिन अगर जो पति पत्नी संबंध बनाए तो पुत्र प्राप्ति होती है। जब स्त्री को एमसी आती है उसके बाद एक ही संख्या यानी कि ऑड फिगर 7, 9, 11, 13, 15, 17वें दिन अगर जो पति पत्नी संबंध करे तो पुत्री का जन्म हो सकता है, कन्या रत्न का जन्म हो सकता है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे। अभी हम जानेंगे कि नाड़ी का भी क्या महत्व है प्रेगनेंसी के अंदर, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि 3 प्रकार की मुख्य नाड़ी अपने शरीर के अंदर होती है। फिर से कहूंगा, अपने शरीर के अंदर 3 प्रकार की मुख्य नाड़ी होती है। उसमें अपना जो राइट नाक चालू हो, अपना राइट नाक चालू हो तो हम उसे कहते हैं ईडा नाड़ी।
अगर हमारा लेफ्ट नाक चालू हो तो हम उसे कहते हैं पिंगला नाड़ी। अगर हमारे दोनों नाक चालू हो, दोनों नाक से श्वासोश्वास चालू हो, तो हम उसे कहते हैं सुषुम्ना, जिसे सुषुप्त नाड़ी भी कहते हैं। तो उसका भी क्या नियम है वो भी जान लो। पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका राइट नाक श्वासोश्वास ले रहा है तो उसे हम सूर्य नाड़ी कहते हैं। अगर आप लेफ्ट नाक से श्वासोश्वास ले रहे हो तो उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। अभी ध्यान से सुनना, अगर पुरुष की सूर्य नाड़ी चल रही हो और स्त्री की भी सूर्य नाड़ी चल रही हो, ध्यान से सुनना, पुरुष की सूर्य नाड़ी चल रही हो और स्त्री की भी सूर्य नाड़ी चालू हो, यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों का राइट नाक चालू हो, और ऐसे समय पे अगर पति पत्नी संबंध बनाते हो तो निश्चित तौर पे पुत्र होने की संभावना ज्यादा रहती है। और वो जो पुत्र होता है वो शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, तेजस्वी, प्रभावशाली, साहसिक, दृढ़ निश्चयी और तेजस्वी होता है। ठीक वैसा दूसरा नियम है, अगर पुरुष की सूर्य नाड़ी हो यानी कि राइट नाक चालू हो और स्त्री का चंद्र नाड़ी चालू हो यानी कि लेफ्ट नाक चालू हो, फिर से कहूंगा, पुरुष की सूर्य नाड़ी हो, स्त्री की चंद्र नाड़ी हो, पुरुष का राइट नाक चालू हो, स्त्री का लेफ्ट नाक चालू हो, और अगर ऐसे समय पे पति पत्नी संबंध बनाए और जो गर्भ रहे तो उसमें माना जाता है कि पुत्र होने की संभावना ज्यादा रहती है। और वो जो पुत्र होता है वो दिखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही श्रद्धालु, धार्मिक, आध्यात्मिक होता है और बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव होता है, दयालु, उदार, सेवाभावी होता है, एक अच्छा इंसान होता है, रिश्तों की गरिमा को निभाने वाला होता है। तो पुरुष की सूर्य नाड़ी यानी कि राइट नाक, स्त्री की चंद्र नाड़ी यानी कि लेफ्ट नाक चालू हो, और ऐसे समय पे अगर जो पति पत्नी संबंध बनाए और जो लड़का होता है वो बड़ा तेजस्वी, प्रभावशाली होता है और बहुत ही दिल का अच्छा व्यक्ति पैदा होता है। ठीक उसी प्रकार अगर जो पुरुष की चंद्र नाड़ी चालू हो और स्त्री की भी चंद्र नाड़ी चालू हो, यानी पुरुष और स्त्री दोनों की चंद्र नाड़ी चालू हो, तो कन्या रत्न होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी प्रकार अगर जो पुरुष की चंद्र नाड़ी चालू हो और स्त्री की सूर्य नाड़ी चालू हो तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। अगर ऐसे समय पे पति पत्नी संबंध करे तो जो बच्चा होता है वो शारीरिक या मानसिक दृष्टि से कमजोर होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि प्रेगनेंसी के लिए यानी गर्भ धारण के लिए और कौन कौन से नियम है, तो भी मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहला नियम, गर्भ धारण करना हो तो पति पत्नी को दक्षिण में सर रखना चाहिए और उत्तर में पांव रखना चाहिए। फिर से कहूंगा, दक्षिण के तरफ सर होना चाहिए, उत्तर के तरफ पांव रख के सोना चाहिए, प्रेगनेंसी के पहले भी, प्रेगनेंसी के बाद भी। दूसरा नियम, प्रेगनेंसी के लिए यानी कि गर्भ धारण करने के लिए सुबह के समय और दोपहर के समय पति पत्नी का संबंध नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय पति पत्नी का संबंध हो और उसमें से जो प्रेगनेंसी रहे, जो गर्भ धारण हो, उसे सबसे ज्यादा अच्छा माना गया है शास्त्र के मुताबिक। अभी हम जानेंगे कि मान लो लेडीज प्रेग्नेंट हो गई, गर्भ धारण हो गया, तो फिर क्या करें। तो सबसे पहले 1 महीने से लेके 3 महीने तक गर्भ रक्षा मंत्र करना चाहिए। अब ये गर्भ रक्षा मंत्र क्या होता है तो सुनिए। काफी बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के बाद गर्भ के अंदर पानी सूख जाता है, बच्चा कमजोर होता है तो एबॉर्शन करवा दिया जाता है। काफी बार ऐसा होता है कि मिसकैरेज हो जाता है। काफी बार ऐसा होता है कि बच्चा प्री मैच्योर डिलीवरी होता है, तो उसके लिए गर्भ रक्षा मंत्र बोला जाता है। और गर्भ रक्षा मंत्र क्या है तो सुनिए, ओम शुम शूलधारिणीभ्यो नमः, ओम शुम शूलधारिणीभ्यो नमः। ये मंत्र अगर जो 1.25 लाख बार किए जाए 1 महीने से लेके 3 महीने के दरमियान, तो 9 महीने तक प्रेगनेंसी के दरमियान कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं होती, यानी पानी सूख जाना, मिसकैरेज हो जाना, एबॉर्शन हो जाना, प्री मैच्योर डिलीवरी होना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद जब बच्चा 4थे महीने से आगे बढ़ने लगता है, यानी प्रेगनेंसी 4थे महीने से आगे बढ़ने लगती है, तो स्त्री को क्या करना चाहिए, कोई भी भगवान के मंत्रोच्चार करने चाहिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, सुबह 108, शाम को 108 गायत्री मंत्र का जाप करें।
अगर जो प्रेगनेंसी रखनी हो तो भी संतान गोपाल कृष्ण मंत्र सबसे अच्छा माना गया है। और प्रेग्नेंट हो जाने के बाद भी चौथे महीने से लेकर 9वें महीने तक संतान गोपाल कृष्ण का मंत्र किया जाए तो बच्चा बड़ा सुंदर, शरीर से स्वस्थ और तेजस्वी होता है। और वो मंत्र कौन सा है? देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देही में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। ये मंत्र देवकी सुत गोविंद का जो मंत्र है, अगर इसे श्रद्धा से किए जाए, रोज सुबह 108, शाम को 108, तो भी बच्चा बड़ा सुंदर, शरीर से स्वस्थ, तेजस्वी, प्रभावशाली और बहुत ही दिल का अच्छा बच्चा पैदा होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि अगर गर्भ धारण करना हो तो कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। आपको पसंद आया होगा तो आप निश्चित तौर पे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।